आप लोगन का सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय वस्तु है वो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। और बाहु सिद्धांत के बारे में जानेंगे, क्वांटम संख्या के बारे में जानेंगे, पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे, हुंड के नियम के बारे में जानेंगे। तो ये सब आज का हमारा टॉपिक है। विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। उसी के बाद वैद्युत संयोजकता या आयनिक बंधन ये सब जो होता है उसके बारे में जानेंगे। इन सब को आज जान लेना है। उसी तरह से हाइड्रोजन बंध जो होता है, हाइड्रोजन बंध, उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या व्यवस्था होता है, कैसे उसको मतलब परमाणु में रहता है, परमाणु में किस तरह से उसको रखा जाता है, माने रखा रहता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु जो होता है वो गोलीय होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन नील बोर्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते समय इलेक्ट्रॉन में जो केंद्रापसारी बल उत्पन्न होता है, केंद्रापसारी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहते हैं, अंग्रेजी में एकरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहल जाता है। वह स्थूल वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पूर्णतः संतुलित करता है। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटता है उन्हें ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। ऑर्बिट का जो है ना उसको KLMNOP के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे सबसे नज़दीक वाला जो ऑर्बिट होगा उसको K कहेंगे, ओकरा बाद वाला को L कहेंगे, ओकरा बाद वाला को M कहेंगे, ओकरा बाद वाला, तो इस तरह से मतलब इसका निरूपण किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि कक्षा या सेल। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। कक्षा को जो है ना एनर्जी लेवल भी कहेंगे। इन ऊर्जा स्तरों को सेल भी कहा जाता है। मतलब 3 गो नाम हो गया, कक्षा हो गया, ऊर्जा स्तर हो गया और ऑर्बिट हो गया। इस तरह से इसका नाम रखा गया है, सेल हो गया। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल को K द्वारा, उसके बाद वाले सेल को L द्वारा और इसी तरह से सूचित करते जाते हैं। इस प्रकार बाद वाले सेल क्रमशः MNOP और Q द्वारा निरूपित किए जाते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कम मतलब कहने का मतलब है जो भी सेल जो होगा ना, ये कक्षा जो होगा उसका ऊर्जा जो होता है निगेटिव में होता है, माने ऋणात्मक में ज़्यादा होने का मतलब है कम होना। अब जैसे के सेल का जो एनर्जी है -13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके बाद वाला का कुछ 4 दशमलव कुछ है। तो इस तरह से निगेटिव में ज़्यादा होने का मतलब है कम होना। और सबसे अंतिम कक्षा जो होता है किसी परमाणु का, उसका जो मतलब ऊर्जा स्तर जो होता है वो 0 होता है। तो 0 मतलब ज़्यादा हो गया, निगेटिव से ज़्यादा न 0 होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव आएगा माने धनात्मक आएगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से समझना है। अब देखते हैं कि उप कक्षा या सब सेल। प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उपकक्षाएं या सब सेल होती हैं जिन्हें S, P, D, F अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रत्येक उपकक्षा में जो है ना प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निश्चित होती है।
जैसे S उपकक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसी तरह F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो सब सेल को SPDF के द्वारा निरूपित करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए लिए हम लोग कि S में 2 गो है, P में 6 गो है, D में 10 गो है, F में 14 गो इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब माने कक्षा का जो व्यवस्था होता है, सेल और सब सेल का जो व्यवस्था था, हम उसके बारे में बता दिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से इसमें रहता है। सबसे नज़दीक वाला सेल के होता है और इसी तरह से के एल एम एन ओ करके माने बढ़ते जाता है कक्षा। अब हम लोग है ना संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखो संयोजकता, इसको अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं और इसकी उत्पत्ति जो है ना लैटिन भाषा के शब्द वैलेंटिया से हुई है। वैलेंटिया माने एक शब्द है लैटिन भाषा का, उसी से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षमता, कैपेसिटी। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर रहती है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर स्थायी अवस्था प्राप्त करे। मतलब है कि ये जो है तत्व का जो बाह्य कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना तो वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। उदाहरण के रूप में हम लोग देखें कि जैसे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके फलस्वरूप यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है, जिससे इसकी संयोजकता -1 होती है और इस प्रकार अस्थायी अवस्था को प्राप्त करता है। प्रकृति में जो है छह गैस जो है, 6 गैस उसको अक्रिय परमाणु के रूप में जानते हैं। इनमें से हीलियम गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में जो होता है ना बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी जो होता है अक्रिय होता है, माने अष्टक इसका उस दुइये से पूरा हो जाता है। तो जो अक्रिय गैस इनर्ट गैस कहलाती है, ये इस प्रकार है। जैसे कि हीलियम है, एक परमाणु संख्या 2 होता है, एक कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास है तो 2 होगा, 2 गो है तो 2, क्योंकि शुरू में 2 गो रहता है, पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी तरह नियान है, एक परमाणु संख्या 10 है, एक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कक्षा के रूप में तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 8 10 हुआ ना, इस तरह से। उसी तरह आर्गन है, एक परमाणु संख्या 18 है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 8 होगा। इसमें भी देखो अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, ये सब इनर्ट हो जाएगा, माने अक्रिय गैस। उसी तरह क्रिप्टन हो गया, एक परमाणु संख्या 36 है, तो 2 8 18 8 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में 18 गो, चौथा कक्षा में 8 गो, तो इसमें भी अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो यह भी क्या हो गया, अक्रिय हो गया। उसी तरह जीनान है, इसको एक्सी के द्वारा लिखते हैं और एक परमाणु संख्या 54 होता है और इसका भी देखो 2 8 18 8 8, इसके भी अंतिम कक्षा में 8 गो है। अच्छा, जीनान में कक्षा की संख्या कितना हो जाएगा, तो कक्षा की संख्या 5 हो जाएगा, क्या KLMNO तक जाएगा ये। उसी तरह रेडान है, इसमें परमाणु संख्या 86 होता है इसका और इसका जो कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से होता है 2 8 18 18 8 8। मतलब के सेल में जो है के कक्षा में 2 गो है, एल कक्षा में 8 गो है, एम कक्षा में 18 गो है, ओ कक्षा में 18 गो है, पी कक्षा में 8 गो है और फिर क्यू कक्षा में 8 गो है। इसमें भी देखो अंतिम कक्षा में कै गो है, 8 गो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी यही अक्रिय गैस के रूप में रहेगा। तो ये सब जो है अक्रिय गैस कहलाता है।
क्योंकि इसका जो अष्टक जो होता है ना वो पूर्ण होता है, इसलिए जल्दी माने किसी दूसरे मतलब तत्व से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको अक्रिय गैस कहते हैं। अब देखते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसी तरह कोर इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अफबाहु सिद्धांत, अफबाहु प्रिंसिपल। इसके अनुसार सब सेलों में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश अफबाहु सिद्धांत के अनुसार होता है। इसकी उत्पत्ति एक जर्मन मुहावरा अफबाहु प्रिंसिपल से हुई है, जिसका अर्थ है एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। अफबाहु सिद्धांत इस नियमों पर आधारित है, जिस सबसेल के लिए n+l का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। यहाँ n जो है ना कक्ष की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और l जो है उसका माने क्या कहते हैं उसको, ये n जो है मुख्य क्वांटम संख्या, और जो l है जो द्विगांशी क्वांटम संख्या को निरूपित करता है। जब दो सबसेलों के लिए n+l का मान एक ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम हो, जहाँ n और l क्रमशः मुख्य क्वांटम संख्या तथा द्विगांशी क्वांटम संख्या है। अफबाहु सिद्धांत के आधार पर सबसेलों के ऊर्जा स्तर का क्रम इस प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे 1s लेस देन 2s, माने 1s छोटा है 2s से, छोटा है 2p से, छोटा है 3s से, छोटा है 3p से, छोटा है 4s से, छोटा है 3d से, छोटा है 4p से, छोटा है 5s से, छोटा है 4d से, छोटा है 5p से, छोटा है 6s से, छोटा है 4f से, छोटा है 5d से, और छोटा है 6p से, छोटा है 7s से, और छोटा है 5f से। माने सबसे कम ऊर्जा स्तर होगा 1s का, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्तर होगा 5f का। ये देखो f तक गए हैं कि कोई अभी तक जो है ना इतना ही, मतलब f तक के इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होता है वहीं तक पहुंचा है, क्योंकि 216 को हम लोग 206 के आसपास जो है माने परमाणु का ये तत्व का खोज हो चुका है। तो उसी के अनुसार f तक ही हमारा अपना जो सेल जो है ना ये परमाणु का जाता है। तो सबसे अंतिम कक्षा हो गया 5f, और सबसे ज़्यादा वाला, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला जो कक्ष होगा वो 5f होगा, और सबसे कम वाला जो होगा वो 1s होगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वांटम संख्या किसको कहते हैं, क्या अंग्रेजी में कहल जाता है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है। क्वांटम संख्याओं के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष व कक्षा की स्थिति तथा चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए निम्नलिखित 4 तत्वों का ज्ञान अनिवार्य है। पहला, इलेक्ट्रॉन का कोष। दूसरा, उस कोष में वह किस सबकोष में है, सबसेल। उस सबकोष में वह किस कक्षक में है, उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार का है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना क्वांटम संख्याओं को माने बताते हैं। अब है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है यह बतलाता है कि एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l, m के मान एक ही हो तो उनमें से एक के लिए s का मान +1/2 तथा दूसरे के लिए -1/2 होगा। जैसे 4 गो क्वांटम नंबर होता है ना, n होता है, l होता है, m होता है और s होता है। तो चारों का जो कोनो इलेक्ट्रॉन है अगर कक्षा में, तो उसका जो ये चारों मान एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर ये 3 गो मान एक जैसा हो गया, जैसे n, l और m, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा s का मान बदल जाएगा। एक के लिए अगर +1/2 है तो दूसरे के लिए माइनस। s माने स्पिन नंबर, चक्रण नंबर जिसको कहते हैं, चक्रण संख्या। अब है हुंड का नियम, हुंड्स रूल। हुंड के नियम को उच्चतम गुणांक का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं।
इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसके बाद इसमें से किसी में भी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस ऑर्बिटल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो ये था हुंड का नियम। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो वैद्युत संयोजकता। ये संयोजकता का जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित होती है। जिस तत्वों के परमाणु की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनके परमाणु ही रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं तथा क्रियाशील होते हैं। कहने का मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के माने किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह अक्रिय होगा, ये पहले हम बता दिए हैं। लेकिन अगर 8 गो नहीं है तो वो सक्रिय होगा, जैसे 7 गो है, 5 गो है। तो इस तरह से जो भी तत्व होगा ना वह सक्रिय माने रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसके विपरीत जिन तत्वों के परमाणु की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके परमाणु अक्रिय होते हैं तथा रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। प्रकृति में 6 गैसों के परमाणु अक्रिय होते हैं। इनमें से हीलियम गैस को छोड़कर सभी के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकताएं 3 प्रकार की होती है। वैद्युत संयोजकता, इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। सहसंयोजकता, अंग्रेजी हो गया कोवैलेंसी, तथा उप सहसंयोजकता कोऑर्डिनेट वैलेंसी। उप सहसंयोजकता कोऑर्डिनेट वैलेंसी। तो 3 प्रकार का संयोजकता हो गया। अब संयोजकता के आधार पर निम्नलिखित तत्व है। अब जैसे देखो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कॉपर आदि की संयोजकता एक होती है, एक संयोजी तत्व कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये एगो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या ले सकता है, इसलिए इसको मतलब ये जो है ना एक संयोजी तत्व होगा। या तो दे सकता है या ले सकता है, जैसे हाइड्रोजन दे सकता है, क्लोरीन जो है वो ले सकता है। तो ले और दे दोनों मतलब एगो कुछ तत्व सब ले सकता है, कुछ तत्व सब एगो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो चूंकि एक एगो इलेक्ट्रॉन को लेन देन कर रहा है इसलिए यह एक संयोजी तत्व कहलाता है। उसी तरह ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस तथा लेड आदि की संयोजकता 2 होती है। ये 2 संयोजी तत्व कहलाते हैं। ये सब जो तत्व है वह 2 इलेक्ट्रॉन को लेन देन कर सकता है, इसलिए 2 संयोजी कहलाएगा। उसी तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, क्रोमियम आदि की संयोजकता 3 होती है, यह त्रिसंयोजी तत्व कहलाएंगे। और कार्बन, सिलिकॉन आदि की संयोजकता 4 है, ये चतुर्थ संयोजी तत्व कहलाते हैं। अब कार्बन जो सिलिकॉन है, कार्बन और सिलिकॉन इसका जो संयोजकता होता है 4 गो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। तो इस सब का जो संयोजी इसको चतुर्थ संयोजी तत्व कहते हैं। अब कुछ तत्व जो है जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मरकरी जो है एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करती है। जैसे कॉपर का जो संयोजकता है एक भी होता है और 2 भी होता है। कुछ अभिक्रिया में एगो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, कुछ में 2 होगा। तो इसका जो कॉपर का मतलब संयोजकता 1 या 2 दोनों होता है। उसी तरह से मरकरी का भी 1 या 2 होता है। आयरन का 2 एवं 3 होता है, वो कभी 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा और कभी देगा या देगा और कभी कभी 3 गो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा करता है। उसी तरह सल्फर का 2, 4 और 6 और नाइट्रोजन का 2, 3, 4 एवं 5। तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा संयोजकता है, 4 गो संयोजकता है। संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत कोसल तथा लुईस लेविस ने दिया था, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक है कि वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है तो उसे वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं, माने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर एगो इलेक्ट्रॉन माने 2 गो परमाणु है, एगो में से इलेक्ट्रॉन दूसरा में चला गया तो इस तरह का जो बंधन बनेगा ना उसको वैद्युत संयोजन बंधन कहेंगे।
या किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड दोनों कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड कहें या आयनिक बॉन्ड कहें, ये दोनों एक ही चीज को बता रहा है। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन हुआ, जैसे NaCl है, NaOH है, L2O3 है, NH4Cl है, MgCl2 है, CaCl2 है आदि। तो सबसे सिंपल वाला NaCl देखो, Na सोडियम का जो अंतिम कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम क्या करता है, अपना एगो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो इस सोडियम का भी अष्टक पूरा हो जाता है, क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उससे इस तरह से यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन के ले लिया और आपस में बंध गया, बंध के एगो मतलब बॉन्ड बना लिया, मतलब ये एगो यौगिक बना लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह का जो बंधन होता है ना, उसको हम लोग वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। वैद्युत संयोजक बंधन जो होता है, इसमें निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक दो विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं, जैसे Na+, Cl-, Ca++, O-, Cu++, SO4 4 गो प्लस आदि। तो वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच मजबूत अंतराण्विक विद्युत आकर्षण बल लगने के कारण ये रवादार उच्च घनत्व वाले ठोस होते हैं। ये कठोर और भंगुर होते हैं। तीसरा, मजबूत अंतर आणविक वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े आयनों को एक दूसरे से पृथक करने में अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आयनिक यौगों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक प्रकृति वाले वैद्युत संयोजक यौगिक प्रायः ध्रुवीय घोलकों, जल, द्रव, आयोनी आदि में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक घोलकों, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में जो अध्रुवीय होते हैं में अघुलनशील होते हैं। 3 सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन के बनने में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इसको सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब अभिकारी परमाणुओं को अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। जैसे उदाहरण के लिए CH4, H2O2, HCl, HBr, CCl4। इसमें होता है ना कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरा को शेयर कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक तत्व उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा तत्व भी अपना में शेयर कर ले रहता है। तो इस तरह का जो बंधन बनेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे सहसंयोजी बंधन। जैसे CH4 हो गया, तो C के में 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 गो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरा से माने जोड़ लिया। अब जोड़ लिया तो कार्बन का भी स्टक पूरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन वाला 4 गो जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन उसको अपने पास रख के माने शेयर कर लिया, तो कार्बन का स्टक पूरा हो गया। और उसी तरह से हाइड्रोजन में भी 2 गो इलेक्ट्रॉन पूरा होने से वो भी अक्रिय हो गया। तो इस तरह का जो बंधन होता है उसको सहसंयोजिक बंधन कहते हैं। अब है सहसंयोजकता, कोवैलेंसी। किसी सहसंयोजक यौगिक में एक परमाणु की सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जिससे वह परमाणु साझेदारी में भाग लेने के लिए प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अगर H2 अणु बनेगा तो इसमें हाइड्रोजन की सहसंयोजकता 1 है, क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को माने सहभागिता कर रहा है बॉन्ड बनाने में, इसलिए इसकी सहसंयोजकता 1 हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन में O2 में ऑक्सीजन की सहसंयोजकता 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में साझेदारी कर रहे हैं। उसी तरह से N2 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 3 हो जाएगी।
CH4 में कार्बन की सहसंयोजकता 4 होगी, क्योंकि कार्बन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर रही है। तो इस प्रकार से हम लोग सहसंयोजकता को जान लिए। अब है कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार का यह गुण है। अधिकांश सहसंयोजक यौगिक साधारण अवस्था में गैस या द्रव या वाष्पशील ठोस होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इसके कारण यह है कि इनमें अंतराण्विक बल वैद्युत सहसंयोजक यौगिकों के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा बहुत कमजोर होता है। इन यौगिकों की अभिक्रियाएं प्रायः मंद होती हैं। सहसंयोजक यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सहसंयोजक बंध दृढ़ व दिशात्मक होते हैं। उदासीन अणुओं से बने होने के कारण ये यौगिक विलयन में आयन नहीं बनाते हैं, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये सब सहसंयोजक बंधन के कुछ माने गुण सब था, ये गुण को हम लोग जान लिए। अब हम लोग माने तीसरा जो था बंधन, जिसको उप सहसंयोजक बंधन, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। एक ही परमाणु द्वारा पाए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से दो परमाणुओं के बीच होने की क्षमता के बंधन को उपसंयोजक बंधन कहते हैं। H2N प्लस H प्लस, तो H3N H प्लस NH4 प्लस। अब देखते हैं कि आयनिक बंधन युक्त यौगिक और सहसंयोजक बंधन युक्त यौगिक, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ये आयनिक बंधन वाला यौगिक है। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड, ये सब जो है आयनिक बंधन वाला यौगिक सब है। और सहसंयोजक बंधन युक्त यौगिक सब हो गया, CH4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सहसंयोजी बंधन युक्त यौगिक सब है। अब थोड़ा जान ले कि जो सहसंयोजक यौगिक है ओकर आकृति माने किस प्रकार से होता है, उसके बीच में जो बंधन कोण होता है वो कितना होता है, हम देख लेते हैं। जैसे देखो, जल जो हो गया तो वो कोणीय होता है, मतलब, और इसका जो बंधन कोण होता है वो 105 डिग्री का होता है। कहने का मतलब जल H2O हो गया ना, तो H जो O से जुड़ा रहेगा ना, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा तो वो 105 डिग्री का होगा, और इसलिए इसको कोणीय कह दिए। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो एक रेखीय होता है, मतलब एक ही रेखा में है। कार्बन CO2 होता है, तो कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरा तरफ ऑक्सीजन एक ही लाइन में होगा, तो इसको एक रेखीय कहेंगे। तो इसका जो एंगल हो गया कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह अमोनिया का जो ज्यामितीय आकार होता है वो पिरामिड होता है, और उसके बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है। मीथेन जो है चतुष्फलकीय होता है, इसके बंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। फास्फीन का भी जो ज्यामितीय आकार होता है पिरामिड होता है, 107.5 डिग्री इसका होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कोणीय होता है, बंधन कोण 119.5 है। हाइड्रोजन सल्फाइड कोणीय होगा, 92 डिग्री इसका मतलब बंधन कोण होगा। सल्फर हेक्साक्लोराइड अष्टफलकीय है, 90 डिग्री इसका होगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड त्रिकोणीय बाई पिरामिड है, 120 डिग्री और 90 डिग्री का होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय है, 109 डिग्री 28 मिनट का इसका बंधन कोण होता है। एसिटिलीन एक रेखीय है, 180 डिग्री का होता है बंधन कोण। उसी तरह एथिलीन जो है तलीय होता है, 120 डिग्री का बंधन कोण होता है इसमें। तो ये सब हम लोग जान लिए। अब एगो और बंधन होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वह बंध जो आकर्षण बल द्वारा ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक के एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को उसी अणु के अथवा दूसरे अणु समान या समान के ऋण विद्युतीय परमाणु
के साथ बांधता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध निम्न दो प्रकार का होता है। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, जब हाइड्रोजन बंध दो या अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है तो इसे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, HCN हो गया, H3BO3 हो गया, NaHF2 हो गया, etc। और अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बनता है तो इसे अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उदाहरण आर्थो नाइट्रोफिनाल हो गया, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हो गया, RNA DNA आदि। हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बंध, ये यौगिक जो जल के साथ H बंध बना सकते हैं, जल में विलय होते हैं, हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, वो जल में विलय होते हैं। जिन यौगिक में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होता है उनके क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं। किसी यौगिक में एक अणु जितने अधिक अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना सकता है उसकी श्यानता विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होती है। उदाहरण के लिए ग्लिसरॉल। वांडर वाल्स आकर्षण बल, वांडर वाल्स इंटरैक्शन, वे समान रासायनिक बंधों की तुलना में दुर्बल बंध होते हैं तथा अणुओं के मध्य बनते हैं। अब हम लोग जो है जो 3 प्रकार के हम लोग जो बंधन पढ़े हैं उसके बारे में जो तुलनात्मक अध्ययन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे वैद्युत संयोजिक बंधन है तो इसका क्या क्या विशेषता है। यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर द्वारा बनता है। ये यौगिक जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। इन यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ये यौगिक अदिश होते हैं अतः समावयता प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये केवल गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये यौगिक आयनिक अभिक्रियाएं देते हैं। उसी तरह सहसंयोजी बंधन का विशेषता देख लेते हैं। ये संयोजी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ये जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये यौगिक सदिश होते हैं और समावयता प्रदर्शित कर सकते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। ये हर अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आणविक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं उपसहसंयोजिक बंधन की विशेषताएं। ये भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं किंतु इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा एक ही परमाणु देता है। ये जल तथा कार्बनिक विलायकों दोनों में विलय होते हैं। ये भी दिशात्मक अणु बनाते हैं और समावयता प्रदर्शित कर सकते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक वैद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी यौगिकों के बीच के होते हैं। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी आणविक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो आज का ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम यहीं पर ये आज का जो है सामान्य ज्ञान यहीं पर समाप्त होता है।